गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 16th ब्रिक्स समिट इन कजान। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली रशिया में 16th ब्रिक्स समिट को अटेंड किया है, जो कि कजान में जो है होस्ट की गई है रशिया द्वारा। तो ब्रिक्स जो है वो 5 मेजर इकोनॉमीज़ जो थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनका जो है वो ब्रेन चाइल्ड है। 2023 में इसमें 6 कंट्रीज़ को और इनवाइट किया गया था ज्वाइन करने के लिए, और वो सब हैं ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथोपिया। तो बेसिकली एम है इसका कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोनोपोली जो वेस्ट की है उसको चैलेंज किया जा सके। अगर हम ब्रिक्स का रोल देखें तो इन्होंने ग्रेटर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आपस में इंकरेज करने के लिए कहा है, जिसमें कि इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जो है वो राइज भी हो रहा है, और अपनी डिपेंडेंसी वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स पर जो है वो रिड्यूस करने के लिए फोकस है। एक मेजर माइलस्टोन तब था जब हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनाया, और उसके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है विद इन ब्रिक्स और आउट बाकी की डेवलपिंग नेशंस में भी फंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी जो है हमने बनाया है, जिसमें कि $100 बिलियन का रिजर्व पूल बनाया गया है ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके मेंबर्स को अगर उनके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स होते हैं। तो ब्रिक्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ब्लॉक बन सके, और वो एक मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एडवोकेट करता है। ठीक है, तो इनिशिएटिव्स जैसे कि ब्रिक्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम, जो कि एनहेंस करना चाहते हैं कोलैबोरेशन इन रिसर्च, इनोवेशन और टेक्निकल फील्ड्स, ये सब इनिशिएटिव्स जो है वो हेल्पफुल हैं ब्रिक्स के अंदर। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली डाइवर्स हैं, उसकी वजह से जो है वो कंसेंसस नहीं आ पाता है कई इश्यूज़ पर। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, खासकर जैसे चाइना और इंडिया के बीच में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड रीजनल इंटरेस्ट्स के। रिलेशनशिप जो ब्रिक्स का है वेस्टर्न पावर्स के साथ, वो भी कॉम्प्लेक्स है। रशिया और चाइना तो बिल्कुल ही जो है वेस्ट को बिल्कुल सस्पिशन से देखते हैं, लेकिन इंडिया का अभी तक ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हम तो अभी तक इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जो है वो यूएस के साथ जो है वो हम शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट करने की बजाय एक डेमोक्रेटिक और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर प्रोग्रेस जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की, आईएमएफ और यूएन जैसे, वो अभी तक तो स्लो रही है। चाइना जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद इन ब्रिक्स, उसकी वजह से जो एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस आता है उनका ब्रिक्स के अंदर, उससे जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कंसर्न्स रेज किए जाते हैं अमंग अदर मेंबर स्टेट्स कि जो है चाइना कहीं जो है ब्रिक्स की डिसीजन मेकिंग को स्वे ना कर ले। ठीक है, तो जो 16th ब्रिक्स समिट है उसका सेंट्रल थीम था कि वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस के साथ डिसइल्यूजनमेंट जो हो रही है, खासकर इकोनॉमिक्स स्फेयर में, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ जब से रशिया की वॉर में शुरू हुई है यूक्रेन में। ब्रिक्स ने जो है अपनी जो है रिलायंस ऑन यूएस डॉलर और स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम को रिड्यूस करने का फैसला लिया। ठीक है, तो ये जो फोकस है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है नेशनल करेंसीज पर बायलैटरल ट्रेड के लिए, और करेंसी फ्लक्चुएशंस और डिपेंडेंस ऑन द डॉलर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें कज़ान की जो है जो समिट हुई है उसकी, उसमें कज़ान का क्या सिग्निफिकेंस है। कज़ान जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल्स, मिलिट्री इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट इसको रशिया की थर्ड कैपिटल 2009 में ब्रांड किया गया था। 900 किलोमीटर्स दूर है ये मॉस्को से, और कैपिटल है ये रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान की। तो ये एक डाइवर्स सिटी है जहाँ पर एथनिक रशियंस जो है वो 48% के आसपास हैं, और टाटर्स जो कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम टर्किक एथनिक ग्रुप हैं, वो 47% के आसपास हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन मौसम। टॉपिक आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिशन मौसम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि वेदर फॉरकास्टिंग और को जो है एनहेंस किया जा सके और एक्टिवली मैनेज किया जा सके वेदर इवेंट्स को। तो इसका की फोकस था क्लाउड फिजिक्स रिसर्च, इसका की फोकस है क्लाउड फिजिक्स रिसर्च। तो मिशन मौसम सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है वेदर की अंडरस्टैंडिंग और फॉरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और इसको कैसे किया जाएगा, एक्सपेंडेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स के थ्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसमें होगा क्या कि यूटिलाइज़ किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को, और इक्विप किया जाएगा वेरियस स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि सिटीजन्स या लास्ट माइल यूज़र्स, ताकि वो बेटर टैकल कर सकें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया की कैपेबिलिटी इन एटमॉस्फेरिक साइंसेस
एनहेंस की जाएगी प्रेडिक्शंस फॉर मानसून सीज़न, एक्यूरेट एयर क्वालिटी फोरकास्ट देना, टाइमली अलर्ट देना साइक्लोन, फ्लड या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, फिर टेक्निक्स बताना कैसे मैनेज किया जाए फॉग, हेल या रेन को, ठीक है। तो इसके अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे IITM हो, NCMRWF हो, ये सब इन्वॉल्व हैं। तो अब क्लाउड चैम्बर क्या है मिशन मौसम के अंदर? तो ये जो क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है IITM पुणे में, ये एक यूनिक फैसिलिटी होगी स्टडी करने के लिए इंडिया के मानसून क्लाउड्स को। तो एक क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम होगा जिसमें कंडीशंस को सिमुलेट किया जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन की, उसमें वाटर वेपर इंजेक्ट करके, एरोसोल्स और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करके। तो जो इंडिया की फैसिलिटी है इसमें कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो यूज़ की जाएंगी, ठीक है, ताकि जो कि क्रूशल होती है मानसून रिसर्च के लिए। तो ये जो एडवांस सेटअप है ये साइंटिस्ट को अलाउ करेगा कि कैसे वो स्टडी कर सके सीड पार्टिकल्स जो कि फॉर्म करते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स या फिर आइस पार्टिकल्स को, ठीक है। तो क्लाउड फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए क्लाउड बिहेवियर को। तो एक कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बनाने से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस प्रोसेस के ऊपर और ज़्यादा मजबूत होगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में भी हमें हेल्प करेगा वेदर मॉडिफिकेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो इंडिया का एक्सपीरियंस अगर हम देखें क्लाउड सीडिंग से कैसा रहा है, तो क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट हमने किया जो कि एक डेकेड लॉन्ग प्रोग्राम था जिसको 4 फेजेस में कंडक्ट किया गया क्लाउड सीडिंग के ऊपर कि क्या उससे रेनफॉल एनहांस होती है। तो हमने ये जो रेन शेडो रीजन्स थे सोलापुर महाराष्ट्र के, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और देखा कि 46% जो है वो रेनफॉल इंक्रीज़ हुई कुछ लोकेशंस में उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। लेकिन इस पॉजिटिव फाइंडिंग के बावजूद भी हमें ये समझ आया कि क्लाउड सीडिंग जो है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है रेनफॉल इश्यूज़ का, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्व कर ली है अपनी जजमेंट एक केस जो कि कंसर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से रिलेटेड। तो अब ये जो जजमेंट है फ्यूचर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर बहुत ही सिग्निफिकेंट इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। तो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट क्या है? तो ये गवर्न करता है एजुकेशन जो कि प्रोवाइड की जाती है मदरसाज में और इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑफ़र करते हैं एजुकेशन, जैसे कि जिसमें इंटीग्रेट की जाए रिलीजियस टीचिंग्स जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं मॉडर्न सेकुलर सब्जेक्ट्स के, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो लेकिन जो है वो प्रेसिडेंस ले लेती है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न सेकुलर सब्जेक्ट्स। तो जो इसका बोर्ड बनाया गया है वो रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम प्रिपेयर करने के लिए और एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए मदरसा कोर्सेज में। तो स्टेटस क्या है? स्टेट जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा हमें वहाँ पर मदरसा देखने को मिलते हैं। तो मदरसा एजुकेशन एक्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन किया था 2024 में, मार्च 2024 में। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टेम्पररी स्टे लगा दिया था इस हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। हाई कोर्ट का कहना था कि प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हाईलाइट करती हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा करिकुलम जो है वो रिलीजियस एजुकेशन जो इस्लाम पर है वो कंपलसरी करता है, जबकि जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स है उसे ऑप्शनल कर देता है, जिसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि स्टेट की ड्यूटी जो है वो सेकुलर एजुकेशन को प्रोवाइड करने की वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज़ किया कि गवर्नमेंट किसी भी जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस सेक्ट को फेवर नहीं कर सकती एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि मदरसा जो है एक्ट है वो वायलेट करता है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है अदरवाइज फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। तो इसने आर्ग्यू किया कि करिकुलम जो ऑफ़र किया जा रहा है मदरसाज में वो मीट नहीं करता स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में डिफाइंड है, ठीक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो मदरसा एक्ट है वो कन्फ्लिक्ट करता है यूजीसी की प्रोविजंस के साथ, क्योंकि यूजीसी एक्ट तो ये कहता है कि सिर्फ जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ वो ही डिग्रीज़ दे सकती हैं। तो ये मदरसा जो है कैसे डिग्रीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर्गूमेंट्स देखें तो जो एक्चुअल आर्गूमेंट है वो ये है कि क्या मदरसाज रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आर्टिकल 28 के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जा सकती स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। रिलीजियस एजुकेशन जो कि बाकी के रिलीजन्स के बारे में भी एजुकेशन दे वो प्रोवाइड की जा सकती है,
ठीक है, कम्युनल हार्मनी फॉस्टर करने के लिए। जो सीनियर एडवोकेट हैं जो मदरसा बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को रॉन्गली कंबाइन कर लिया है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट को अगर इतना था तो वो पूरा एक्ट को जो है वो स्ट्रक डाउन करने के बजाय तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर सकते थे। ठीक है, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है रेगुलेट करने की मदरसा एजुकेशन को, जो कि सेकुलर प्रिंसिपल्स के साथ जो है ताकि अलाइन किया जा सके, और उसको बिना पूरा एक्ट को जो है अबॉलिश के भी ऐसा किया जा सकता है। तो जब भी डिसीजन जो आएगा इसके नेशनल लेवल पर रेमिफिकेशंस होंगे, डायरेक्ट जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि कैसे मदरसास फंक्शन कर रहे हैं यूपी में। तो एक बैलेंस बिटवीन रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलरिज्म मेंटेन करना ज़रूरी है। ये जो रूलिंग है ये इम्पैक्ट करेगी सिर्फ मदरसास को ही नहीं बल्कि अदर रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी, जैसे कि गुरुकुल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स। ठीक है, तो ये केस जो है वो हमें दिखाएगा कि कैसे क्या क्या जो है रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन को एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने कि 400 kg की 2 सैटेलाइट्स इसरो को दी है, जो कि पार्ट होंगी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का, जो कि इसरो आने वाले टाइम में करने वाला है। तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम स्पेडेक्स रखा गया है, ये ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसमें चेजर और टारगेट जो इन दोनों का इकट्ठा आना स्पेस में ये इन्वॉल्व होगा। ये 2 व्हीकल्स होंगे। तो डॉकिंग सिस्टम्स में क्या होता है, आपके 2 स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो एक ऑर्बिट में जाके आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि क्रिटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो, जैसे कि असेंबल करना स्पेस स्टेशंस को, रीफ्यूलिंग करना, ट्रांसफ़र करना एस्ट्रोनॉट्स को एक व्हीकल से दूसरे में, और कार्गो को ट्रांसफ़र करना, ये सब किया जाता है। तो ये हमारे को टेस्ट करेगा कि कैसे हम स्पेसक्राफ्ट की स्टेबिलिटी और कंट्रोल जो है आफ्टर डॉकिंग हम मेंटेन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑटोनॉमसली ऑर्बिट कर रहे हैं उनकी डॉकिंग की करवाई जाएगी। स्पेडेक्स जो है वो हमें वाइड रेंज ऑफ स्पेसक्राफ्ट साइजेस और मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सर्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहली जो स्पेस डॉकिंग थी वो सोवियत यूनियन ने की थी, और अगर इंडिया इसको अचीव कर लेता है तो एक लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल्स हमारे लिए जो है वो उनमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये स्पेस डॉकिंग ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीटल ज्यूस। तो इसको स्पेल हम बीटल ग्यूस नहीं बीटल ज्यूस करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट रिसर्च हमें बताती है कि जो बीटल ज्यूस है, जो कि एक इसमें जो ब्राइटनिंग और डिमिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक अनसीन कंपेनियन स्टार है बीटल ज्यूस का, उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो बीटल ज्यूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो कि कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन में लोकेटेड है। ये अप्रॉक्सीमेटली 650 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। अपनी लाइफ स्पैन के एंड पर आ रहा है, बिल्कुल जो है ये मरने वाला है, और इसकी जो एक्सप्लोजन होगी वो इतनी ब्राइट होगी कि हम उसको कई हफ्तों तक, इवन दिन में भी देख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स अभी भी इसमें 1 लाख से लेकर 1 मिलियन ईयर्स अभी तक पड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी जनरेशन इसे देख पाएगी। बट एनीवेज, तो ये जो बीटल ज्यूस है वो पीरियोडिक डिमिंग और ब्राइटनिंग अप के लिए फेमस है, और इसमें दो डिस्टिंक्ट पल्सेशन पैटर्न्स चलते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म साइकिल जो कि लगभग 1 साल तक चलता है, एक लॉन्गर जो है वो 6 ईयर साइकिल। जो लॉन्गर साइकिल है, कहा जा रहा है कि वो बीटल बडी मतलब एक कंपेनियन स्टार है बीटल ज्यूस का, उसकी वजह से जो है वो कॉज हो रहा है। ठीक है, तो रेड सुपर जायंट स्टार क्या होते हैं? तो ये बेसिकली स्टार जो कि अपना हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म कर चुका है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, और वो बस बिल्कुल मरने वाला है, उसको हम रेड सुपर जायंट स्टार कहते हैं। तो इनका जो मास है वो 10 से 25 टाइम्स दैट ऑफ सन है, और इसका डायमीटर सेवरल 100 टाइम्स दैट ऑफ सन हो सकता है। सुपर जायंट जो हैं उनका जो लाइफ टाइम है लगभग फ्यू मिलियन ईयर्स का रह गया, और इन स्टार्स का जो है वो एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉर्निया। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट को जो है वो अमेंड कर सकता है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके रिट्रीवल ऑफ कॉर्निया। जितने भी इंडियन पेशेंट्स हैं जो मर जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके एक फैमिली के कंसेंट के बिना ही। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? क्लियर आउटर लेयर जो कि फ्रंट ऑफ द आई में लोकेटेड है, कवर करती है प्यूपिल को, आइरिस को और एंटीरियर चैम्बर को।
कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है रिफ्रैक्ट करना या बेंड करना लाइट को। कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल होता है फोकस करने के लिए मोस्ट ऑफ द लाइट जो कि एंटर करती है आई के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है कैसे हमारी आई साइट वर्क करती है, और इवन जब कुछ यूवी रेज होते हैं उसको भी फिल्टर कर देता है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ नर्व्स होते हैं जिसकी वजह से ये सेंसिटिव टू पेन और टच होता है। कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं कॉर्निया में। तो जो टीयर्स और हमारा एक्वस ह्यूमर जो कि वाटरी फ्लूइड होता है, उससे जो है जो जिस भी तरह का न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसको दिए जाते हैं। जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का, वो स्फेरिकल होता है जब हम कम एज के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इसकी फोकसिंग पावर जो है वो इसको मिलती रहती है। कॉर्निया जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है सरफेस ऑफ द आई का, और इसलिए ये प्रोन रहता है इंजरीज और डैमेज को भी। और कॉर्निया जो है छोटे मोटे जो इसको ऑपरेशन होते हैं उसको तो अपने आप ही रिपेयर भी कर लेता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरोवाई ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर जो है वो रिसेंटली जंगल्स ऑफ इंडोनेशिया में जो है वो चला गया था, और उसने वहाँ पर कोरोवाई ट्राइब को जो है वो मिला। और जो ये ट्राइब जो है वो ह्यूमन ईटिंग ट्राइब है, फेमस है उस चीज़ के लिए। तो ये कोरोवाई ट्राइब जो है ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल हैं जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पपुआ इंडोनेशिया में रहते हैं, और इनका डीप कनेक्शन है फॉरेस्ट के साथ। हंटिंग और गैदरिंग करते हैं फूड की फ्रॉम द फॉरेस्ट। फेमस है ये अपने ट्री हाउसेस के लिए। ये ट्राइब जो है कोई पर्टिकुलर हायरार्की सिस्टम को नहीं फॉलो करता है, और कोरोवाई पीपल जो हैं वो ट्रेजर करते हैं इक्वालिटी और हार्मनी बिटवीन देम। तो ये सेंसेशनलाइज किए गए हैं मॉडर्न मीडिया में अपनी कैनिबलिज्म के लिए, जो कि ये हिस्टोरिकली प्रैक्टिस करते होते थे एज पार्ट ऑफ देयर स्पिरिचुअल एंड सोशल बिलीव्स, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is 16th BRICS Summit in Kazan. This topic is important for your international relations. So PM Modi has recently participated in the 16th BRICS Summit of Russia, hosted by Russia. And BRICS, in its earlier format, had brought together five major emerging economies. And in 2023, Iran, UAE, Saudi Arabia, Argentina, Egypt, and Ethiopia joined it. So the aim of this alliance is to challenge the economic and political monopoly of the West. Okay, and BRICS has also what are the roles? What is the role of BRICS? It has encouraged greater trade and investment among member countries. We have seen that there is rise in intra-BRICS trade as well. So this group has emphasized reducing dependency on the Western financial systems. So a major milestone in the BRICS journey is the establishment of the New Development Bank in 2014, which provides funding for infrastructure and sustainable development projects within BRICS and also other developing nations. Okay, BRICS has also established a contingent reserve arrangement, which provides financial support to members who are facing short-term liquidity pressures. BRICS has also become an influential political bloc which advocates for a more multipolar world order and greater representation of developing countries in global institutions. Okay, so BRICS also has initiated certain initiatives like the BRICS Science, Technology and Innovation Framework Program, so as to enhance collaboration in research, innovation and technical fields. BRICS nations are, but there are certain challenges also, because BRICS nations are economically diverse. This sometimes hinders the consensus on key issues, and there are geopolitical tensions as well, like between India and China, with territorial disputes and regional interest influencing the decision making process. The relationship of BRICS with Western powers is also complex. While we see that China and Russia have become staunchly anti-West, but India is still having relations with the in the spheres of economy and technology with the US. Despite advocating for a more democratic and multipolar global order, the progress on reforming global institutions like the IMF and UN has been slow. China, as the largest economy within BRICS, often has been in exercising its dominant influence on the BRICS economic agenda, which has created an imbalance and generating concerns among the member states. So, what is the 16th BRICS summit? So, it was hosted by Russia,
in Kazan, which is one of the largest and wealthiest cities of Russia. So the central theme uniting BRICS members is their disillusionment with the Western-led global governance. So this sentiment has intensified since the Russian war in Ukraine, and BRICS aims to reduce reliance on the US dollar and the SWIFT financial system. So in 2023, Brazil's president proposed a trading currency for BRICS through experts expressed doubts about its feasibility. But the focus is now shifting to using national currencies for bilateral trade, reducing exposure to currency fluctuations and dependence on the US dollar. Okay. So, what is the significance of Kazan in Russia? So, known for its strong petrochemicals, military industry, and rapidly expanding IT sector, Kazan was branded Russia's third capital in 2009. So, Kazan is located 900 kilometers east of Moscow, and it is the capital of Republic of Tatarstan. So, this city's population is almost evenly split between Russian ethnic Russians and Tatars, which are the who are the predominantly Muslim Turkic ethnic group. Okay. So the next topic is Mission Mosam. This topic is important for your science and tech section. So Mission Mosam was launched by the government to enhance weather forecasting and actively manage weather events. And a key focus of this mission is cloud physics research. So Mission Mosam was launched in September 2023 to improve weather understanding and forecasting, and this will be done through expanded observation networks. Ministry of Earth Sciences is the nodal ministry for the same, and the objective is to utilize advanced technologies and equip various stakeholders, including citizens and last mile users, to better tackle extreme weather events. Through research and development, the mission will also strengthen India's capability in atmospheric sciences. The mission will enhance predictions for the monsoon season. It will provide accurate air quality forecasts to help manage pollution. It will also issue timely alerts for cyclones, floods, and other extreme weather conditions. It will also give techniques for managing fog, hail, and rain to minimize disruptions in daily life and business activities. So there are several institutions which are working for this mission, like the IMD, the IITM, the NCM RWF. Okay, so this cloud chamber under this mission Mosam is being hosted by IITM Pune, which is designed to study Indian monsoon clouds, and it resembles a closed cylindrical drum which will simulate conditions for cloud formation by injecting water vapor, aerosols, and maintaining specific humidity and temperature. India's facility of this cloud chamber will include convectional properties as well, which is crucial for monsoon research. This advanced setup will allow scientists to study seed particles forming cloud droplets or ice particles. Okay, so why is India building a convective cloud chamber? Because cloud physics involves studying cloud behavior. It also establishes a convective cloud chamber aimed to enhance understanding of these processes, and this will also support strategic planning for weather modification. So India also has a history of experience with cloud seeding as well, like we saw during the cloud aerosol interaction and precipitation enhancement experiment, which was a decade-long program conducted in 4 phases, focusing on cloud seeding to enhance rainfall. In the final phase, experiments were conducted in the rain shadow regions of Solapur, Maharashtra, and we saw how rainfall was increased by up to 46% in certain locations. Despite these positive findings, it was acknowledged that cloud seeding is not a complete solution to all rainfall issues. Okay. So the next topic is Uttar Pradesh Madrasa Education Act 2004. This topic is important for your polity and social issues topics both. Supreme Court of India has reserved its judgment in the case concerning the constitutionality of the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act of 2004. This verdict holds significant implications for the future of religious education in India, and this act governs the education provided in madrasas, and this offers education which integrates religious teachings with some elements of modern secular subjects, but religious instruction will take precedence. Okay, so the UP board of madrasa education is responsible for preparing curriculum and conducting examinations for various madrasa courses. So we all know that the UP state has the highest number of madrasas in India. The Madrasa Education Act was declared unconstitutional in March 2024 by the Allahabad High Court.
But at that time, the Supreme Court temporarily stayed the ruling in April 2024 and began hearing the case in October. So, what were the grounds on which Allahabad High Court declared this act unconstitutional? It's referred to previous judgments of Supreme Court to highlight that secularism means equal treatment of all religions by the state. The court also noted that madrasa curriculum made religious education on Islam compulsory while offering modern subjects as optional, which is in conflict with the state's duty to provide secular education. The court also emphasized that government should not favor any particular religion or religious sects through education policies. High Court also held that Madrasa Act violated Article 21A of the Constitution, which guarantees free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. The the High Court argued that curriculum offered in madrasas did not meet the standards of quality of education as defined by the Right to Education Act also. Allahabad High Court also found that provisions of the Madrasa Act are in conflict with the UGC Act because UGC is only authorized to recognize universities or deemed universities so as to confer them degrees, and madrasa boards are not eligible to do so. Okay. So what are the key arguments on the constitutionality of this act? So a major point of contention was whether madrasas provide religious education or religious instruction, because this distinction is crucial, because as Article 28 of Indian Constitution prohibits religious instruction in state funded educational institutions. Religious education, which basically provides knowledge about different religions and fosters communal harmony, is permissible, and the senior advocate, which is representing the madrasa board, has argued that High Court wrongly combined religious education with religious instruction. Another key debate is also around why High Court had struck down the entire act and not only specific provisions of this act. Okay, so even Chief Justice of India has said that state government has the authority to regulate madrasa education in a way which aligns with secular principles without completely abolishing this act. So this decision will have national ramifications in addition to directly affecting how the madrasas function in UP. The balance between religious education and secularism will have to be maintained, and how the Supreme Court's ruling would impact not only madrasas but also other religious educational institutions like the gurukuls and convent schools. So this case has the potential to reshape how religious and secular education coexist in India's diverse educational landscape. So the next topic is space docking experiment. This topic is important for your science and tech section. So recently, Hyderabad-based company has handed over two 400 kg class satellites to ISRO as part of the space docking experiment, which is planned by ISRO later this year. So space docking experiment, also called the SpadeX, is a step towards developing autonomous docking technology. This mission would involve two vehicles, Chaser and the Target, which will come together and connect in space. So, docking system allows two spacecraft to connect in an orbit, enabling critical operations like assembling space stations, refueling, transferring astronauts and cargo. So, this will also test how well the combined spacecraft maintains stability and control after docking. This experiment involves two spacecraft docking autonomously in orbit, and SpadeX is designed to serve a wide range of spacecraft sizes and mission objectives. The history of docking systems dates back to the Cold War, when the Soviet Union achieved the first successful docking in space. So, space docking experiment will be the key to achieving India's long-term space exploration goals as well. Okay. So the next topic is Betelgeuse. This topic is important for your science and tech section. So recent research has unveiled a surprising discovery about Betelgeuse, that the star's enigmatic brightening and dimming patterns may be caused by an unseen companion star. Betelgeuse is a red supergiant star which forms the left shoulder of the constellation of Orion, and this star is approximately 650 light years away from Earth. This star is nearing the end of its lifespan, and when it will die, the resulting explosion will be so bright that it will be enough to see during the day for weeks on Earth. Okay, so it is known for its periodic dimming and brightening up. It exhibits two distinct pulsation patterns. There is one short-term cycle which is about for a year, and there is a long-term cycle of 6 years as well. So the researchers have concluded that this long-term cycle or longer cycle is likely caused by a Beetle Buddy, which is a companion star which is orbiting in the same motion. Okay. So what is this red supergiant star? So it's a
it is a red giant. This red giant is formed when a star has run out of hydrogen fuel for nuclear fusion, and it has begun the process of dying. So these are evolved stars with masses between 10 to 25 times that of the sun. So a star classed as a supergiant may have a diameter several hundred times that of the sun and a luminosity nearly 1 lakh times as great. So giants are thinner stars, and their lifetimes are probably only a few million years, and these stars have cool extended atmospheres. Okay, so the next topic is cornea. This topic is again important for your science and tech section. So Ministry of Health and Family Welfare may amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Act to facilitate retrieval of cornea from all Indian patients who die in hospitals without consent from their family. So cornea is the clear outer layer at the front of the eye. It covers the pupil, iris, and anterior chamber. The cornea's main function is to refract or bend light. The cornea is responsible for focusing the most of the light that enters the eye, and it also filters some ultraviolet rays. Cornea contains no blood vessels, and it is very sensitive to pain or touch. Since there are no nutrient supplying blood vessels in the cornea, tears and the aqueous humor, which is a watery fluid in the anterior chamber, provides the cornea with nutrients. The curvature of the cornea, which is spherical in infancy, changes with age, giving it focusing power. So corneas are the first line of defense for the surface of our eyes, and they're also prone to injuries and damage. But cornea have a remarkable tendency to repair itself quickly from minor abrasions. So the next topic is Korowai tribe. This topic is important for your social issues. So an Indian travel vlogger has recently traveled deep into the jungles of Indonesia to meet the Korowai tribe, which is often referred to as human-eating tribe, and documented his experience on social media. So Korowai tribe is a group of indigenous people who live in the southeastern part of Papua, Indonesia. So Korowai people have a deep connection to the forest, and they hunt and gather food from the forest. They are famous for their tree houses. This tribe has no particular hierarchy system, and the Korowai people treasure equality and harmony between them. They have been sensationalized on the media for their association with cannibalism, where this was historically practiced as part of their spiritual and social beliefs, but it has largely faded over time. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.